नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने 2491 करोड़ की 90 परियोजना का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने सांबा में 422.9 मीटर लंबे देवक ब्रिज का उद्घाटन किया। यहां से उन्होंने 89 प्रोजेक्ट्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया है। इनमें 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाला न्योमा एयरफील्ड भी शामिल है। 218 करोड़ की लागत से बन रहे इस एयरफील्ड से फाइटर जेट उड़ान भर सकेंगे और इसके साथ ही उतर भी सकेंगे। खास बात यह है कि एयरफील्ड LAC से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर है। देखिए सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के कुछ ही देर बाद भारत ने चीन को एक बड़ा संदेश दिया है। भारत लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करने जा रहा है और इस परियोजना का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के देवक ब्रिज से किया। BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पूर्वी लद्दाख में काफी महत्वपूर्ण न्योमा बेल्ट में एक नए एयरफील्ड के निर्माण में कुल 218 करोड़ की लागत आएगी। चीन को सीमा पर कड़ी टक्कर देने के लिहाज से इस एयरफील्ड के निर्माण को काफी अहम कदम माना जा रहा है। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पांचवां हमारा। पांचवां मतलब होता है पहरेदार। हिमालय को लेकर बिल्कुल यह उन्होंने सही लिखा था, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, हिमालय के इन दुर्गम इलाकों में सड़कों का निर्माण करके आप लोगों ने भारत की रक्षा करने में हमारी आर्म्ड फोर्सेस की काफी मदद की है। और मुझे याद है कि एक बार मैं BRO को ब्रो यानी ब्रदर कहकर संबोधित किया था। ब्रदर को लोग बोलचाल की भाषा में भाई को ब्रो कहते हैं। यह कहकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को हमने संबोधित किया था। BRO नहीं है, ब्रो है। सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके BRO ने आर्म्ड फोर्सेज के ब्रो की भूमिका निभाई है, ऐसा मैं मानता हूं। क्या आपको पता है एयरफील्ड का रनवे मिट्टी से बना है? न्योमा में केवल विशेष मालवाहक विमान जैसे C-130J और हेलीकॉप्टर ही उतर सकते हैं। एक बार नया रनवे पूरा हो जाने पर बड़े परिवहन विमान न्योमा से संचालित हो सकेंगे और इससे भारतीय सेना को काफी फायदा होगा। अब हम आपको बताते हैं ये एयरफील्ड क्यों है खास। न्योमा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये एयरफील्ड LAC से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर है। ये पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच में LOC का निकटतम एयरबेस है। सीमा पर गतिरोध की स्थिति में ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अधिक ऊंचाई वाली जगह होने से सीमा पर होने वाली गतिविधियों पर यहाँ नजर रखी जा सकती है। एयरफील्ड के निर्माण से लद्दाख में बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। उत्तरी सीमाओं पर भारतीय वायुसेना की क्षमताएं बढ़ेंगी। और इस बीच रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया साइट X पर कहा, नई दिल्ली में ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता ने विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बनी सहमति वैश्विक विश्वास की कमी को पूरा करने और वैश्विक विश्वास और आत्मविश्वास पैदा करने में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व गुरु और विश्व बंधु दोनों के रूप में भारत की शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही ये लद्दाख में तीसरा फाइटर एयरबेस होगा। इससे पहले लेह और थोइस में एयरबेस है। आपको बता दें कि BRO देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। BRO ने पिछले 2 सालों में 5100 करोड़ रुपए की लागत से रिकॉर्ड 205 बुनियादी परियोजनाएं देश को सौंपी हैं। BRO ने पिछले साल 2897 करोड़ रुपए की लागत से 103 परियोजनाएं, जबकि 2021 में 2229 करोड़ रुपए की लागत से 102 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।
तो कुल मिलाकर अब कहा जा सकता है कि चीन को अब उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, और इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। मुद्दा में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी जुड़ चुके हैं। आप जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। और हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जितेंद्र ओझा जी, न्योमा एयरफील्ड बनने के बाद चीन सीमा से मात्र 50 किलोमीटर दूर वायुसेना के जहाज उतरेंगे। ये सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? सामरिक दृष्टि से तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हमारे एयरफोर्स के लोगों को ऑफेंसिव ऑपरेशंस भी करने होंगे तो उनके लिए सहूलियत होगी। लेकिन उससे अलावा रेशु जी देखें तो एक नई सोच को ये दिखलाता है। एक समय था कि हम लोग बहुत डिफेंसिव थे और सीमा के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर रहे थे, तो ये जो इसको दिखाता है कि नहीं, हम कर सकते हैं। अगर चीन जो है ऑफेंसिव तरीका अपनाता है तो हम ऑफेंसिव तरीका अपनाने को तैयार हैं। ये सही है कि चीन की जीडीपी जीएनपी हमसे बहुत अधिक होती है, लेकिन कई दफे जो है ये अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है या कॉन्फ्रंटेशन होता है तो आप अपनी जीडीपी की फिगर नहीं कोट करते हैं। आप अपने मिलिट्री की जो प्रोग्रेस है, उसकी जो मोरल है, उसकी जो स्ट्रेटजी है, और ऑफ कोर्स उसकी सारे वेपन सिस्टम, इन तमाम चीजों को टेस्ट किया जाता है। तो ये दिखाता है कि भारत में जो आत्मविश्वास की जो है वो कितनी अधिक आत्मविश्वास बढ़ा है। और दूसरा, कई दफे हम लोग दो बातें कहना चाहते हैं। एक तो जो देश बहुत बड़ा होता है, जो बहुत स्प्रेड आउट होता है, जिसका इंटरेस्ट, तो उतने जगह उसे चोट पहुंचाया जा सकता है। तो चीन ने अपने आप को बहुत स्प्रेड आउट कर लिया है और पूरी दुनिया में कई पॉइंट वो वल्नरेबल है। जिस तरीके से उनके ट्रेड रूट्स और जो सप्लाई चेन वर्ल्ड वाइड या जो मार्केटिंग के ये उन्होंने बनाए हैं, ये तमाम चीजें वल्नरेबल है। तो चीन को भी सोचने की जरूरत है कि भारत उस डिफेंसिव माइंडसेट से निकल चुका है। और दूसरा, आप जैसे लोग या बहुत से लोग कहते हैं कि हम चीन की भाषा में जवाब देंगे। जिसमें चीन की भाषा में जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमारा एक प्रोएक्टिव एजेंडा होना चाहिए, और प्रोएक्टिव एजेंडा जो है जैसे G20 में भी रिफ्लेक्ट कर रहा था कि एक बेहतर वर्ल्ड, एक पीसफुल वर्ल्ड, एक सिक्योर वर्ल्ड। और जब कॉन्फ्रंटेशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, खैर वॉर तो अवॉइडेबल है, लेकिन अगर मजबूरी पे अगर वॉर भी होती है तो उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पीस, की दुनिया में पीस आए, सिक्योरिटी आए। तो चीन या पाकिस्तान, इनकी सोच छोटी है, कितनी भी बड़ी जीडीपी क्यों न हो जाए, कि सारी दुनिया को गुलाम बनाने वाली सोच है। हमें अपने आप को उसके नीचे वाले स्तर पर नहीं उतारना है। भारत के जो वास्तविक क्षमता थी कि हम एक बेहतर दुनिया में विश्वास करते हैं, और उस बेहतर दुनिया को, अपने बेहतर वैल्यूज को डिफेंड करने के लिए जरूरत पड़ी तो हम कोई भी कठोर से कठोर, कड़ा से कड़ा और मजबूत से मजबूत कदम उठा सकते हैं। हमें इस तरीके से सोचना चाहिए। चीन को उसकी भाषा में नहीं, चीन को एक अच्छी भाषा में जवाब देना चाहिए जो उसके दिमाग के अंदर घुसे। बिल्कुल, ये सही आपने कहा कि चीन को एक ऐसी भाषा में यहाँ जवाब देना होगा जो उसके दिमाग में घुसे, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर यही है। सुरेश गोयल जी, न्योमा एयरफील्ड के निर्माण से लद्दाख में हवाई बुनियादी ढांचे और उत्तरी सीमाओं पर वायुसेना की क्षमता सर किस तरीके से मजबूत होगी? देखिए, इससे पहले ओझा साहब बोल चुके हैं, उन्होंने काफी सारी चीजें कही जी, और मैं उनसे सब सहमत हूँ। दो तीन चीजें हुई है पिछले 5-6 साल में। पहले डोकलाम हुआ, फिर गलवान में जो अटैक हुआ, उसके बाद जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज रही है हिंदुस्तान के लिए, उसको भी देखते रहे हैं। और आखिर में आपने देखा जोहानिसबर्ग में जो एक हाथ मिलाने वाली बात थी, वो ऐसा था कि जैसे बहुत परेशानी हो रही हो। और अब ये यहाँ पर G20 में इसका चीन का मैसेजिंग साफ है कि चीन भारत को अपने बराबर नहीं समझता है। अभी चीन के भारत से बॉर्डर संबंधी डिफरेंसेस भी है, फर्क है। उनके जो कमांडर लेवल मीटिंग है उसके बावजूद सुलझ नहीं रही है। और ये जो है जो एरिया न्योमा में, ये बिल्कुल नेक्स्ट है जो इनका सदर्न कमांड है चाइना की, जिसके ऊपर तिब्बत की, और तिब्बत से जो बॉर्डर है हमारा, उसकी जिम्मेदारी है। और वो उस कमांड में मिसाइल भी हैं। इसे कंप्लीटली इंटीग्रेटेड कमांड और काफी शक्तिशाली कमांड है ये। तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि न्योमा में ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जिससे कि हम उसके ऊपर निगाह रख सके कि वो क्या कर रहे हैं। अब जैसे आपने पढ़ा कि अक्साई चीन में उन्होंने अंडरग्राउंड घर बना लिए हैं, आने जाने का रास्ता बताया है।
एक रेलवे बन गया है एक्साई चीन से शिनचियांग के लिए। तो जितनी तेजी से यहाँ पर बदलाव हो रहा है, पहली बात तो ये है कि मुझको कब अभी छोटा बड़ा नहीं, छोटे मोटे मनमुटाव होते रहेंगे और हमें उनसे बचाव की अपनी पूरी तैयारी करनी है जी। तो उसमें नियोमा का जो ये एयरपोर्ट है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और मुझे खुशी है कि हमने ये किया है। हालांकि इसके ऊपर जो जियोग्राफिकल स्टेबिलिटी है कि रॉकी एरिया है, उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ा होगा इनको और रखेंगे भी। तो मैं इस चीज से बहुत खुश हूं कि रखा है ये जी। दूसरी चीज ये है कि चीन का टकराव खाली हिंदुस्तान से नहीं, चीन का टकराव जो पहले के देश रहे पावरफुल, यूरोप, यूएसए वगैरह, ताइवान, जापान, सब उनसे भी बढ़ता जा रहा है। और हम क्वाड के मेंबर भी हैं इंडो पैसिफिक में। तो हमको जो खतरा है उनसे खाली कॉन्टिनेंटल खतरा नहीं है, इंडो पैसिफिक में साउथ चाइना सी से भी उनका खतरा पैदा हो सकता है। तो हमको बहुत होशियार रहने की जरूरत है और ये उसके लिए एक बड़ा अच्छा कदम है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमें होशियार रहने की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन हमने कहा ना कि अब ये जो भारत है वो पहले जैसा भारत नहीं रह गया है, क्योंकि जो इसकी जिम्मेदारी है वो मजबूत कंधों पर है और ये हमने शिखर सम्मेलन के दौरान देख ही लिया। जितेंद्र ओझा जी, सर न्योमा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए सर, न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का उपयोग 2020 से चीन से जारी गतिरोध के दौरान सैनिकों और सामग्री के परिवहन के लिए किया गया है और वहां चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और इसके साथ ही सर C-130J विशेष विमान का संचालन भी हुआ है। बिल्कुल, इसकी जो है सामरिक महत्व जो है तो बहुत रिइंफोर्स की गई है और इसके आने से जो हमारे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की बात है, ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने की बात है, वो तमाम चीजें उससे मजबूत होती हैं। जैसे मैंने कहा कि ये हमारी साइकी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ऋषि जी, साथ साथ जो है, जैसे कई बार मैं कह चुका हूँ कि हमें स्ट्रेटेजिकली भी अपने आप को एक दूसरे लेवल पे लेके जाना होगा। जब ये युद्ध नहीं हुआ था और गलवान भी नहीं हुआ था, उस वक्त मैं किसी लेक्चर में कहा था कि जिस तरीके से सी जिनपिंग सारे इंस्टीट्यूशंस को डेसिमेट कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट इनेविटेबल है कि जब भी इनके घर में क्राइसिस होगी, क्रेडिबिलिटी की दिक्कत होगी, वो भारत से कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे। और मेरा ये मानना है कि जब शांति थी तब भी मेरा मानना था कि हम चाइना से पावर एसिमेट्री बिल्कुल नहीं ये कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि चाइना उसी की सुनता है जिससे वो डरता है, जिसको अपने आप से मजबूत समझता है। दुर्भाग्य से अमेरिकी पूंजीवाद की वजह से कहें या ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहें और उसके अपने जो ट्रांसपेरेंट तरीके, उसने एक ऐसा मॉडल इजाद किया है कि उसको लगने लगा है कि वो सारी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है। और उसमें देखें कि जो इनकी पॉलिटिकल सिस्टम है, सवाल इसका नहीं कि चाइना क्या करेगा, जो पॉलिटिकल सिस्टम चाइना की है उसमें जो कुछ भी सी जिनपिंग कर रहे हैं वो कभी न कभी इनेविटेबल है। तो चाइना की जब हम स्ट्रेटेजिक साइकी भी देखते हैं, कई दफे मैं बात करता हूँ कि चाइना में कभी तरक्की होती है ना कोई तानाशाह या ऑटोक्रेट आता है, वो अपने आप को भी बर्बाद करता है, आसपास को बर्बाद करता है। जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में चाइना के जो इंटरलिंकेजेस हैं या चाइना पे बहुत दुनिया की बहुत हद तक डिपेंडेंस है, उस डिपेंडेंस को ऐसे पागल तानाशाह जो है उसका इतना दुरुपयोग कर सकते हैं कि पूरी दुनिया को खतरे में ला सकते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस एयरबेस की, ये हमारे लार्जर आर्किटेक्चर जो है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, मिलिट्री आर्किटेक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है। तो उसे हमें उसी तरीके से देखना चाहिए कि वहां पे टैक्टिकली ये हमें बहुत एडवांटेज देगा, साइकोलॉजिकली हमें दिखाता है कि हम अब जो है डिफेंसिव में बिल्कुल नहीं है, जरूरत पड़ती है तो हम ऑफेंसिव पोस्चर लेने के लिए तैयार हैं और हमें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन साथ साथ मैं कहूंगा कि ये जो है हमारी अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, जो हम तो लिखे में नहीं है, तो उसका एक हिस्सा होना चाहिए। और ये बात दुनिया के तमाम देशों को समझना चाहिए कि अगर कहीं किसी मजबूरी वश कोई देश उनके साथ है तो है, वरना जब तक चाइना की ताकत बढ़ेगी दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश अपने आत्मसम्मान के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। और जो कुछ भी प्रगति हुई है, खास करके डीकॉलोनाइजेशन के बाद, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बाद, या इवन जो कम्युनिज्म के कोलैप्स के बाद जो प्रजातंत्र की दिशा में या दुनिया की सुरक्षा की दिशा में जो कुछ भी प्रोग्रेस हुई है, उसमें सिर्फ चाइना की पॉलिटिकल सिस्टम के ढांचे मात्र की वजह से उस सभी पे खतरा है। तो मैं नहीं समझता कि छोटा मोटा ये होगा। मैं सोचता हूँ कि दुनिया के और देश में आए, मिल के देखें कि भाई चाइना के भीतर बदलाव जरूरी है, जहाँ कोई पागल तानाशाह उसको वो पागल हाथी की तरह इतना मदमस्त न हो जाए कि वो दुनिया को और सारे लोगों को रोकने के लिए तैयार हो।
जो गोयल साहब कह रहे थे, जो मिलिट्री थिएटर की बात कर रहे हैं, ये कोई पागल ही कह सकता है कि हम सारे थिएटर में अलग अलग जगह सबसे लड़ाई लड़ेंगे और सबसे लड़ाई जीतेंगे। चलिए, आप मिलिट्री को कर रहे हैं, वास्तव में चीन को कहीं किसी से खतरा नहीं है, लेकिन जो थिएटराइजेशन उसने किया अपने मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर का, और इससे कि सबको इंटीग्रेट करके सब जगह लड़ाई जीतेंगे, जो आज की दुनिया में बहुत बेवकूफ़ी की बात है। और जो कुछ भी रूस और यूक्रेन में हो रहा है उसमें किसकी गलतियां नहीं गलतियां हम नहीं जानना चाहते, लेकिन चाइना का इस तरीके से इस ढांचे में बने रहना ही खतरा है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है रेशु जी। बिल्कुल सर, और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी आपने यहाँ पर पागल हाथी का दिया है, और दुनिया के जो बाकी देश हैं उनको भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल इस पर जरूर जो बाकी देश हैं उनको भी विचार करना चाहिए। लेकिन सुरेश गोयल जी, पिछले कुछ समय में चीन ने भी LAC पर सक्रियता बढ़ाई है और उसने J-20 फाइटर जेट भी इस दौरान यहाँ पर तैनात किए हैं। सर, कई हेलीपैड ठीक किए हैं, सड़कों का विस्तार किया है। इसके साथ ही सर देखिए कि ड्रोन एक्टिविटी जो है वो भी बढ़ाई गई है। सर, उसके काउंटर में जो हमारे प्रयास हैं वो कितने प्रभावी हैं? ये सवाल बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना, क्योंकि आपने पूछा कि हमने जो तैयारी करी है, जो हमने कदम उठाए हैं वो कितने प्रभावी हैं जी। हम तो जब कदम उठाएंगे तो हमारी तो एनालिसिस यही रहेगी कि प्रभावी कदम होने चाहिए, लेकिन पता तभी चलेगा जब कोई एक्चुअली उनका इस्तेमाल हो और पता लगेगा कि कहाँ पर कुछ कमी रह गई है या नहीं है। इसीलिए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जब तैयारी करते हैं इंक्रीमेंटल होती है उनकी, वो देखते हैं कि यहाँ पर ये हुआ तो उसमें क्या कमी रह गई, अगली बार उसको पूरा करेंगे, मतलब कि होने से पहले पूरा करेंगे ये। तो लेकिन मेरे को उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों का टकराव काफी बार हो चुका है, कि जो भी हमने इंतजाम किए हैं वो प्रभावी होने चाहिए। मैं एक दो चीज कहूंगा यहाँ पर जी। ये जब मेरा ड्राइवर यहाँ पर दिल्ली में ड्राइव करता है ये जी, तो मैं उसको कह देता हूँ कि भाई अगर गलती आपकी नहीं भी है, गलती दूसरी तरफ की भी है, तभी नुकसान तो हो ही जाता है ना ये। तो आपको बचाव करते हुए चलना है, अपने आप को सावधान रखें, बचाव रखें, और ताकि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज ना हो और वो बनी रहेगी। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी जो पोजीशन है अभी, हम बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल आ गए हैं। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस काफी कम होता है किसी भी एयरफोर्स के लिए जी। तो हम जब वहां पर हैं तो दोनों ही चीजें जरूरी है, निगाह रखना और जस्ट टू मेक श्योर कि हम असावधान नहीं हो जाएं, जिसकी वजह से कुछ और जो नहीं सोचा है वो भी हो जाए। झगड़ा कंट्रोल में रखना है, बढ़ाना नहीं है, लेकिन अगर बढ़ाए तो फिर जवाब देना है। लेकिन हमको अपनी तरफ से एक रेस्ट्रेंट कंट्रोल इस्तेमाल करना है। एक तो चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि जितनी तैयारी चीन कर रहा है जी, उसके खाली दो ही पर्पज हो सकते हैं कि एक तो भारत को ये मैसेज करना कि अगर आप समझते हैं कि आपके दोस्त हैं तो आप उन दोस्तों के भरोसे ये नहीं सोच सकते हैं कि आपके ऊपर कोई हमला नहीं होगा या हम चुप बैठ जाएंगे। तो ये साफ साफ मैसेजिंग है कि अपने आप को तुम अमेरिका के भरोसे ज्यादा ताकतवर मत समझिए, हम जो है अपना जो इंटरेस्ट है वो हम उसमें जो कर रहे हैं हम करेंगे जी। तो इस सिचुएशन में वॉच करना, सावधान रहना और ज्यादा जरूरी हो जाता है ये। और नंबर 2 चीज, चीन को जहां तक मैं समझता हूं, मैंने वहां पर 3.5 साल निकाले भी हैं, चीन को अगर लगता है कि उनका ह्यूमिलिएशन हुआ है या उनको नीचा देखना पड़ा है तो वो एक बार चुप हो जाएंगी। लेकिन जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि हमने उसका बदला निकाल लिया है या हमने ये नहीं दिखा दिया कि हाँ कि एक बार जीत के ये मत समझो कि तुम हमेशा जीत जाओगे, उनकी दुश्मनी और बढ़ जाती है जी। सिंपल सी चीज एक ये है कि अगर आप उससे बात करें तो चीन का कॉमन नीचे से नीचे वाला तबका भी है, उनके मन में पहली चीज ये है कि हम चीन के हैं और हम संसार में सबसे अच्छे हैं। अच्छे का मतलब ये नहीं मॉरली अच्छे हैं, ताकतवर है जी, हम जो चाहे कर सकते हैं, उस सेंस में ये।
तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट अपने आप को प्रोटेक्शन करने में है, कुछ ना हो ये देखने में है, और ये देखना है कि ये झगड़ा बढ़ने बिल्कुल से सही आप पहले कह रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करें और साथ ही कहीं ना कहीं जो नजर है वो हटनी नहीं चाहिए, नजर अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए। लेकिन जितेंद्र ओझा जी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो कैम्ब्रिज से जुड़ी एक संस्था की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सर कहा गया था कि चीन के जो एयरबेस हैं खासकर तिब्बत में, वहां से फुल पेलोड के साथ उड़ान भरना मुश्किल है सर, जबकि हमारी वायुसेना के एयरबेस फुल पेलोड के साथ उड़ान भर सकते हैं, तो ऐसे में तो वायुसेना को बढ़त हासिल है। देखिए, अगर हम डिटरेंट नहीं होता और हम प्रभावी नहीं होते तो चीन से बहुत ज्यादा खतरा हो चुका होता। तो जो भी है हम प्रभावी हैं। चीन की असेसमेंट में उनको लगता है कि अगर कुछ एडवेंचर करेंगे तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी, तो उस वजह से वो रुके हुए हैं। वरना आप देखें कि गलवान में वो काफी तैयारी करके आए थे, लेकिन तैयारी के बाद हमारा जवाब ही रहा ऐसा मजबूत कि जिसकी वजह से रुक गए। दूसरी बात, थोड़ा सा मैं गोयल साहब से करूंगा, दुर्भाग्य की बात है कि हम थोड़ा सा घबरा के समझ के चलते हैं कि ये होगा। ये बिल्कुल सही है कि वॉर तो अवॉइडेबल चीज है, वॉर बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन वॉर सिर्फ कन्वेंशनल नहीं होता है, वॉर सिर्फ मिलिट्री नहीं होता है। चीन की पूरी कोशिश रहेगी कि भारत को क्रिपल करने की, कि दुनिया में अगर कहीं खास करके ऐसे बगल में एक डेमोक्रेटिक सेटअप के रूप में हम मजबूत गवर्नेंस देते हैं, जिसके जरिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जिसके जरिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होती है, तो वो चीन को अमान्य होगी। और कई दफे जो चीन की जो सुपीरियोरिटी की जो सेंस है कि भाई उनके साथ 1842 के बाद गलत हुआ, वो तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अजीबोगरीब कौम थी। जब हान वंश नहीं आता है तब तक वो मार काट कर रहे थे आपस में। जब बुद्ध की फिलॉसफी जाती है, हान वंश आता है, तो उनमें थोड़ी सी सभ्यता आती है। वो एक सिविलाइजेशनल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जितने तानाशाह और ये इस किस्म के लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, वो सुपीरियोरिटी का बहाना बनाते हैं, वो सेंस ऑफ रिवेंज को ये करते हैं, उसको लेके जो है अपनी पावर बनाए रखे रहते हैं। तो चीन में कभी ह्यूमनिज्म रहा ही नहीं, सबसे एलिटिस्ट पॉलिटिक्स रही है। क्या आप देखें कि पूरे उसके रिकॉर्डेड हिस्ट्री में दो साधारण सामान्य व्यक्ति हैं जो उसमें आए, एक थे लियू बांग, दूसरे थे चियांग काई शेक, अदरवाइज माओ भी किसी चिफ्टन के ही बेटे थे। तो ये इतनी एलिटिस्ट कहना कि पूरे चीन की बात है, तो वो अपने एक जो एलिटिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डिफेंड करने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए, कॉन्फ्रंटेशन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए और चीन के सेंटिमेंट का हमें एक पॉइंट से अधिक ध्यान नहीं रखना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं ना तो तिब्बत चीन का हिस्सा था, न जिनजियांग चीन का हिस्सा था। एक समय था कि काश्मीर में जो लोग हमारे परिचित गए हुए हैं वो कहते हैं कि काश्मीर में हिंदुस्तानी बोली जाती थी। तो हम एक सभ्यता के रूप में सिकड़ते जा रहे हैं। तिब्बत की भाषा देवनागरी भाषा हुआ करती थी। तो मैं नहीं कहता हूँ कि हमें मिलिट्री एक्सपेंशन करना चाहिए। मेरा यही मानना है कि भारत का ऑलराउंड मजबूत होना, सिर्फ ये टेक्निकल पे ही नहीं सिमट जाना, वो जो है पूरी दुनिया में और खास करके इस क्षेत्र की सुरक्षा स्थायित्व के लिए जरूरी है। और हमें चीन से तो झगड़ा नहीं करना है, लेकिन दुनिया को ये डेमोन्स्ट्रेट करना भी जरूरी है कि ओपन लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसमें ह्यूमनिज्म हो, वो किसी तानाशाही सिस्टम से मजबूत हो। तो ये कंपटीशन तब तक जारी रहेगी जब तक या तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज ये भी है कि सीमा पर शांति रवैये से नहीं संपन्नता से ही आ सकती है, और शायद सरकार ने भी इसको समझ लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।